आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर है तब तक बाहर के लोगों को फायदा मिलेगा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको जाएंगे और जो जम्मू की जनता है, कश्मीर की जनता है, उनको परे कर दिया जाएगा। आज अगर राहुल का मकसद यह है कि अटेंशन मिले, उनके बोले पर टीवी डिबेट्स हो, तो उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगर मोटो सिर्फ इतना ही था तो कर चुके हैं, पर इसका और क्या हासिल होगा और क्या वो देश हित में होगा, यह बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जम्मू कश्मीर की बात हो और कश्मीरियत न झलके तो क्या ही जम्मू और क्या ही कश्मीर। कश्मीरियत यानी सबका स्वागत, सबका इस्तकबाल, सब हमारे, हम सबके। राहुल ने मतदान के दौरान कहा बाहर के लोग। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसी देश से। फिर ये बाहर वाले क्या है? क्या ये बयान कश्मीरियत का एग्जाम्पल है या आज कश्मीरियत बदल गई है ऐसी ही सियासत की वजह से? क्या राहुल इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसी गलतियों की सजा सदियों को मिलती है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो फिलहाल गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर मेरे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। मैं समझना चाहता हूं, शैलेंद्र भाई आपसे शुरुआत करता हूं मैं। फैक्चुअली भी इसे काउंटर किया जा सकता है। अगर आप देखें लोकसभा में तो भाई सेंटर ने ये जवाब दिया था ना कि बाहर से बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है यहां पर आकर जमीन खरीदने में या कोई नई चीज करने में। लेकिन फिर भी आपका काउंटर क्या है राहुल के बयान पर? स्वप्न जी, देखिए, राहुल गांधी जी की जो मानसिकता है वो ये दर्शाती है, जो कांग्रेस पार्टी की सोच रही है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। आप देखिए, आज भी उनके ये विचार, उनकी ये सोच कि जम्मू कश्मीर में बाहर के राज्यों के लोग आकर बस रहे हैं या बाहर के लोग आकर चला रहे हैं, तो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर को भारत की कभी भी अभिन्न अंग कांग्रेस पार्टियों की सरकारों ने और जो राहुल गांधी जी हैं उन्हें नहीं माना। तो ये बहुत ही भारत की एकता और अखंडता पर प्रश्न है कि जो जख्म इनके नाना परनाना देके गए थे भारत को, उस जख्म को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत की जनता ने मजबूती से खत्म किया। अनुच्छेद 370 को खत्म किया, अनुच्छेद 35 से खत्म किया और उसको हमने भारत का एक अभिन्न अंग बनाकर। ऐसा तो नहीं शैलेंद्र भाई कि राहुल गांधी जब बाहर के लोग बोल रहे हैं तो वो दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हो या बीजेपी को बोल रहे हो? स्वप्निल जी, ये बताइए बाहर के लोग हैं कौन? जब हिंदुस्तान, भारत के रहने वाले सब भारतीय हैं, जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका है, उसकी एकता अखंडता अक्षुण्ण है, तो ये बाहरी लोग कौन है? क्या कोई? पर अगर यही फीलिंग जम्मू कश्मीर की है, अगर यही फीलिंग जम्मू कश्मीर की है शैलेंद्र भाई, बाहरी लोग 2 मिनट, अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही फीलिंग अगर जम्मू कश्मीर की है तो ये तो हम ये मानकर चलेंगे कि 10 सालों में आप लोग वहां पर कोई ऐसा करिश्मा नहीं कर पाए कि इस भावना को बदल दे। अगर यही जम्मू कश्मीर सोच रहा है तो मुझे नहीं पता। नहीं, बिल्कुल नहीं स्वप्निल जी, मैं आपके इस विचार से या आपकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। अगर आप 10 साल नहीं, आप देखिए 2019 के बाद से कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हालात में कितना बदलाव हुआ है। आप वहां जाके देखिए, वहां रोजगार पनप रहा है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, व्यापार हो रहा है। राहुल कह रहे हैं हाथों में पत्थर हुआ करते थे, बंदूकें हुआ करती थी, उन हाथों में रोजगार है, व्यापार कर रहे हैं। आप देखिए ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है, रोड बन रही है। हमने सबसे ऊंचे चुनाव पुल, जो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, हमने देश को समर्पित कर दिया। ठीक है शैलेंद्र भाई, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ अब रईस अहमद मागरे जी भी जुड़ चुके हैं। वहां के युवाओं में बड़ा जोश है लोकतंत्र के प्रति। बताइए, वो बोलते हैं कि शैलेंद्र भाई अब आपको रुकना होगा। रईस अहमद मागरे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और वहां की रग रग से वाकिफ हैं। रईस साहब, स्वागत है आपका। राहुल गांधी के बयान को रईस साहब किस तरह से लिया जाए? ये दूसरे स्टेट के लोग, ये बाहर के लोग, क्या वो जम्मू कश्मीर के इन जनरल सेंटिमेंट को कोट कर रहे हैं या फिर उनसे चूक हो गई है? क्या है ये?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राउंड पे बदली है, और इस चीज से जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता है। और साथ ही ये भी है कि जिस तरह से राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है, इसमें शायद उनका इशारा इस तरफ है कि जो यहाँ ब्यूरोक्रेसी रूल कर रही है, जिस तरह से पब्लिक के जो ज्यादातर काम है वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हो रहे हैं, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, शायद उनका इशारा उस तरफ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से जो हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद एक विजिबल चेंज है जम्मू कश्मीर में, जिससे कोई जुटला नहीं सकता। नहीं, लेकिन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी तो एक सवाल है रईस भाई, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और दूसरा, इस सेंटिमेंट को दूसरा स्टेट या बाहर के लोग कह देने से आप दरअसल एक नफरत की भावना देश के अन्य हिस्सों में घोलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह के बयानों से जो है इन लीडर्स को बचना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर के लोग कौन है, चाहे वो अगर बाहर के राज्यों के हैं, अगर वो बाहर के राज्य जो है, अगर वहां से लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई और भी हो, तो इस तरह के बयानों से जो है वो परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के सेंटिमेंट जो है वो हर्ट होते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी का ये बयान आया है, वो भी उस समय पे जहाँ पे जिस समय हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है वो चुनाव हो रहे हैं, 2 फेजेस का चुनाव हो चुका है। उससे पहले हमने देखा है कि लोकसभा इलेक्शन जब यहाँ पे हुआ है, तो एक अच्छा पोल परसेंटेज जो है वो देखने को मिला, लोगों ने अच्छे से पोलिंग में हिस्सा लिया। इससे पहले ये होता था कि काफी कम वोटिंग होती थी, तो उसमें ये होता था कि बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाता था। लेकिन जब कंपटीशन अब बढ़ गया है, तो लोग कश्मीर के एक्सप्रेशन को, कश्मीर जो एक्सप्रेस करना चाहता है उसको और कश्मीरियत की भावना को इस बयान से जोड़कर मैं नहीं देख पा रहा हूं। आप विश्वास मानिएगा, कश्मीरियत ये नहीं है जो ये बयान कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने पहले भी कहा है कि एक ये इस तरह का स्टेटमेंट है जिससे बिल्कुल एक नफरत जो है वो पैदा होती है। अगर हम घर के ही लोगों को बाहर के कहेंगे तो यकीनन उससे सेंटीमेंट जो है वो हर्ट होते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्यादातर ऑफिसर्स जो है वो बाहर राज्यों के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान से नहीं है। लेकिन इसी में एक पॉइंट में ज्यादातर अधिकारी अगर बाहर के हैं तो ये तो हर स्टेट में होता है। एकलव्य मेरे साथ हैं। एकलव्य, किसी कैडर का अधिकारी कहीं पर लगा है, उसको एम्पैनलमेंट पर यहाँ बुला लेना या वहाँ लगा लेना, ये तो राजस्थान ने भी देखा है। दिल्ली में बैठे व्यक्ति को यहाँ पर बुलाकर हम सीएस भी बना सकते हैं। देखिए, मैं इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई सारी ज़्यादातर दिल्ली में करी और उसके बाद आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद उनको राजस्थान का ऑर्डर मिला। वो राजस्थान में रहे, उनकी कर्म भूमि ये रही। मैं यहाँ पे पैदा बड़ा हुआ और आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं राजस्थान जैसे स्टेट में रहा और मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। परंतु देखिए स्वप्निल जी, आवश्यक ये है जानना कि राहुल गांधी जी से जो चूक की बात हो रही है वो चूक बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं और कोई भी स्टेटमेंट, जब क्या मैं बता रहा हूँ आपको, अपने वोट बैंक को, जब देखिए होता क्या है कि कोई भी जब इस तरह की घटना होती है तो उसको उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ही आवश्यक है। राहुल गांधी देखिए, जब जेएनयू में जब नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो राहुल गांधी वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं उनके साथ में। जब 370 धारा को हटा के कश्मीर को एक तरह से सदा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया जाता है तो उसका विरोध किया गया। नहीं, 370 के साथ भी कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अभिन्न अंग था, हाँ बिल्कुल है। तो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों था? एक देश में 2 संविधान क्यों थे? एक देश में दूसरा झंडा, एक राज्य को मतलब अपने सीएम को, वहां के मुख्यमंत्री को एक अपनी गाड़ी पे दूसरा झंडा क्यों लगाना था? अब देखिए स्वप्निल जी, देखिए बहुत जरूरी है समझना कि कश्मीर फाइल्स जैसी जब मूवी भी बनती है तो उसका भी विरोध हो जाता है। सच्चाई ये है कि आज नहीं, आज के इलेक्शन की बात कर लेते हैं। आज के इलेक्शन में क्या हो रहा है? वो प्री पोल अलायंस में कौन सी पार्टी के साथ खड़े हैं? जिनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम धारा 370 को हटाएंगे। लेकिन मेरा एक पॉइंट है देखिए, एक तो बहुत हल्का बयान है, मैं इस बयान को बहुत ही हल्के सेंस में ले रहा हूं, और दूसरा अब राहुल एलओपी है तो इस बयान की गंभीरता हल्का होने के बावजूद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरा सवाल यह है कि ये बाहर के लोगों को एक्सप्लेन किया जाना जरूरी है, इस कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है कि सेंटर में, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि जब सेंटर से पूछा गया कि 370 हटाने के बाद आपने कहा था कि लोग वहां पर जाएंगे, तो लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि नहीं, लोगों ने उतना उत्साह नहीं लिया जितना माना गया था कि ले लेंगे, गिनती के लोग पहुंचे थे।
तो जब बाहर के लोग पहुंच ही नहीं रहे तो राहुल किस एमओयू की बात कर रहे हैं, या राहुल किन इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं, किन कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। देखिए स्वप्निल जी, मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा कि जो मैंने कहा कि वो अपने वोट बैंक और कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो वो एड्रेस कर रहे हैं, जिस तरह से इस प्रदेश से कश्मीरी पंडितों को मार के पीट के भगाया गया, आज क्योंकि कश्मीर में ये परिदृश्य जो है बदला है धारा 370 हटाने के बाद, इस तरह के जब प्रयत्न करे जा रहे हैं कि उन लोगों को वापस लाके बसाया जाए, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने वोट बैंक को एड्रेस करके कह रहे हैं कि हम इन बाहर वालों को जिनको आपने बाहर भगाया था, हम इनको वापस यहां नहीं आने देंगे। और ये हल्का बयान नहीं, ये अपनी दूसरी सबसे अजीब बात है, सबसे अजीब बात है, मैं एक बार फिर रईस भाई को ले रहा हूं, फिर शैलेंद्र भाई के पास जाऊंगा। रईस भाई, अगर दूसरे स्टेट के लोग आ रहे हैं और बाहर के लोग आ रहे हैं, तो मेरा विश्वास मानिए फिर तो कश्मीरी पंडित भी आ सकते थे, फिर तो कोई भी आ सकते थे। अगर नब्ज पकड़नी है तो पूरी पकड़े, ये आधी अधूरी क्या पकड़ना, बाय लॉजिक। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेंटर की कोशिश रही है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आए, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी की शरह जो है वो अभी सबसे ज्यादा है। और ऐसे में धारा 370 हटने के बाद ये कहा गया था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, बाहर के लोग आएंगे, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाएगा, जिससे यहाँ पे हम इस वक्त अगर बात करें तो बेरोजगारी की शरह जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त पाई जा रही है। और आज जितने भी हमारी लोगों से बात हुई है, वोटिंग के समय हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, तो उनका यही कहना है कि बेरोजगारी का मसला जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है जो लोगों को तंग कर रहा है। तो उसको लेके जो है सेंटर ने पहले भी कहा था कि यहाँ पे बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, तभी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अगर मजबूत होगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तो वो है, और दूसरा यहाँ पे तमाम पार्टीज ये मानती है, जो कश्मीरी पंडित है जो यहाँ से पलायन करके जो यहाँ से बाहर गए थे, तो यहाँ के लोग मानते हैं और वो चाहते हैं कि वो वापस आए। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, बीजेपी का एजेंडा रहा, लंबे वक्त तक रहा। शैलेंद्र भाई, मैं आपको ले रहा हूँ अब डिबेट में। शैलेंद्र भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, सवाल हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लिया कि आपका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, वो बीजेपी का एजेंडा था, सेंटिमेंटल एजेंडा था। 370 भारत की भी डिमांड थी, लेकिन एक एजेंडा था। मेरा सवाल आपसे यह है कि वही एजेंडा 371 और 372 पर भी तो लागू होना चाहिए ना, कि अगर 370 प्योर पॉलिटिकल मूव नहीं है तो 71-72 क्या कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से नीचे लाके थोड़ा सा इस तरफ डाइवर्ट कर रहा हूं। स्वप्निल जी, आप देखिए कि जो आपने कहा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा था, ऐसा नहीं है। हम शुरू से जनसंघ के समय से, जब 1951 में जनसंघ बना, और आपने देखा कि आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जयंती है, जिनका यही मकसद था कि भारत एक रहे, अक्षुण्ण रहे, और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हम शुरू से मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा 370 कोई पॉलिटिकल एजेंडा था, हमारा शुरू से रहा है। 372 पे बताइए ना थोड़ा सा मुझे। बिल्कुल, हाँ, उस पे भी आ रहा हूं मैं, उस पे भी आ रहा हूं। ये सारी चीजें फिर क्या मतलब रह जाती हैं? नहीं, स्वप्निल जी, नॉर्थ ईस्ट भारत से कटा हुआ था। पिछले 10 सालों में अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो वहां पर भारत में भारत से कटा हुआ था, मतलब कटा हुआ था इन सेंस कि वहां रोडे नहीं थी। अभी आप राहुल जैसी बात कर रहे हैं शैलेंद्र भाई, वहां डेवलपमेंट नहीं होता था। बिल्कुल, उसको राहुल जैसी बात कर रहे हैं भाई, रखा था एक तरह से। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से भारत में मिलाने का काम किया है, वहां डेवलपमेंट किया है। बॉर्डर भाई, तो मैं यही कह रहा हूं। नहीं, 2 सेकंड जम्मू कश्मीर में 2 सेकंड आपने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का इंतजार नहीं किया। नहीं, 2 सेकंड आपने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का इंतजार नहीं किया, आपने 370 हटाया। आप नॉर्थ ईस्ट में आपने डेवलपमेंट का इंतजार किया, और 371-72 है वहां पर। ये तो क्या बात हुई? वो बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे जैसे चीजें डेवलप होंगी उस पर भी विचार होगा, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने उस तरह से डेवलपमेंट नहीं किया। जैसे बताइए 70 साल में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखने का क्या तात्पर्य था? आज मैं जनाब रईस जी की बात को तायद करता हूं कि वाकई वहां चेंज हुआ है। तभी तो ये आज वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि वहां हमको रोड पे दिख रहा है कि वहां। मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया पर कुछ और भी दिख रहा है। पौरुष भारद्वाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। पौरुष भाई, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। इस शिकायत के साथ कि इस डिबेट में आप लोग थोड़ा लेट जुड़े हैं, हालांकि उसमें आपकी और हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके पास आने से पहले एकलव्य एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं। हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स भी घूम रहे हैं जम्मू कश्मीर में, विश्वास मानिए आप मेरी बात, और वो यूट्यूबर्स कुछ अलग अलग सेंटिमेंट्स के वीडियोस भी बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल ने इस टाइप के वीडियोस ज्यादा देख लिए? आई डोंट नो, इसका क्या बचाव हो सकता है?
दूसरा स्टेट, बाहर के लोग, ये तो समझ से पर है। देखिए स्वप्निल जी, मेरे विचार में सबसे पहली बात तो मतलब अगर इसको एकदम बिना भावनात्मक हुए हुए, बिना भावुक हुए हुए भी इसको अगर एक बार असेसमेंट कर लिया जाए तो हमारे देश का संविधान क्या कहता है। आज अगर वहां पे सरकार नहीं है तो संविधान अनुसार जो देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो वहां पे गवर्नर अपॉइंट करती है और गवर्नर्स रूल के थ्रू एक तरह से प्रेसिडेंट्स रूल चलता है। तो जो हमारे देश की जो चुनी हुई सरकार है, अगर उसके अंडर एक तरह से वहां का शासन चल रहा है तो वो भी तो चुनी हुई सरकार है, वो बाहर के लोग कैसे हो गए? नहीं, पर चुनी हुई सरकार तो काफी लंबे वक्त के बाद स्थिति बन रही है ना जम्मू कश्मीर में, तो वो तो खुद ही ये बताती है कि इस समय में इस तरह के हालात। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो चुनाव हो रहे हैं, राहुल का ये सजेशन था कि एक बार पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते, उसके बाद चुनाव करा लेते हैं। हो सकता है उसके पीछे कोई लॉजिक हो, लेकिन चुनाव तो चुनाव है, यूनियन टेरिटरीज में भी तो होते ही है ना। अभी फिलहाल अगर जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी है तो है, चुनाव तो वहां पे भी होते हैं। देखिए 65-70 साल लगे हैं वहां पे 370 धारा को एब्रोगेट करने के लिए, और आज अगर कोई वहां पे इररिस्पॉन्सिबल सरकार बन जाए तो क्या ये रिस्क मतलब वर्थ इट है कि वो वापस से आके कुछ इस तरह का माहौल बनाए? रेस्पॉन्सिबल इररिस्पॉन्सिबल सरकार वहां की जनता तय करेगी। हाँ, ये हक तो यही संविधान, भारत का संविधान उन्हें देता है। अब वो अपने लिए रेस्पॉन्सिबल सरकार चुने या इररेस्पॉन्सिबल सरकार चुने, ये कश्मीर के लोगों का पूरा अधिकार है। हम उसको टैग दे सकते हैं रेस्पॉन्सिबल इररेस्पॉन्सिबल होने का। लेकिन पौरुष भारद्वाज जी, मुझे ये बताइए, ये दूसरे स्टेट और ये बाहर के लोग कौन है? मतलब कौन है इसी देश में, कौन है ये दूसरे स्टेट और बाहर के लोग? देखिए स्वप्निल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि राहुल जी ने जिस संदर्भ में वहां पर ये बात कही, और जो बीजेपी 370 की बात बीजेपी भी करती है और हम भी 370 की बात करते हैं, तो उसके पीछे जो बीजेपी की सरकार की मूल 370 छोड़िए, 370 छोड़िए, 370 छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए ये दूसरे स्टेट और ये बाहर के लोग कौन है? नहीं देखिए, दूसरे स्टेट बाहर के लोगों की बात नहीं, मैं तो आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ। बात कैसे नहीं है? आपने राहुल का बयान सुना है? मैं आपको सुनवा दूं। पार्टी ने जो प्रोपेगेंडा करा, आप मुझे बताइए कि 370 हटने के बाद में वहां पे अब तक तो होता ही आया था कि जो यूटी होते थे उनको राज्य बनाया जाता था। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि आपने राज्य को यूटी बना दिया। और सबसे बड़ी बात, पौरुष भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीआर से मैं कहूंगा 2 मिनट मेरा साथ दीजिए, 2 मिनट मेरा साथ दीजिए। रामचुक जी लगातार धरने पे बैठे रहे वहां पर, और बीजेपी की सरकार ने क्या किया? उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया। पौरुष भाई, आज राहुल गांधी ने क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए पौरुष भाई, आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने ये कहा है, कश्मीर में मेरे बहुत से पहचान के लोग हैं वैसे, राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं उनके लिए बाहरी हूं। आप समझ रहे हैं, मतलब मैं उनका मेहमान भी नहीं हूं, मैं उनके लिए कोई अजनबी हूं। लंबे समय तक घर पे बैठे रहे, अरे सुनिए, अच्छा मुझे ये मत सुनिए, राहुल गांधी को सुन लीजिए, राहुल गांधी की बाइट चला देता हूं, उनको तो सुनेंगे आप, आपके नेता हैं, है ना? 2 मिनट संविधान के हिसाब से वहां पर पौरुष भाई, सरकार चला करके राज्य, ये तो अरे यार पौरुष भाई प्लीज, ये तरीका सही नहीं है। आपको सवाल पे आना पड़ेगा पौरुष भाई। आप लोग ये इमरजेंसी की बात क्यों करते हो? क्या कांग्रेस? अरे मैंने कब आपसे इमरजेंसी में सवाल किया भाई? अजीब बात कर रहे हैं आप। पौरुष भाई सुनिए, राहुल गांधी का बयान सुनिए, मुझे मत सुनिए, राहुल गांधी का बयान सुनिए, एक सांस लीजिए, सांस लेते हुए उनके बयान को सुनिए, उसके बाद मुझे बताइएगा ये बाहर के लोग कौन है। पीसीआर, राहुल गांधी, बाइट। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर है तब तक बाहर के लोगों को फायदा मिलेगा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको जाएंगे और जो जम्मू की जनता है, कश्मीर की, उनको परे कर दिया जाएगा। लोकतांत्रिक हक छीन लिया गया। ये लोकतंत्र सबसे बड़ा हक देता है वोटिंग का, और उसी के दूसरे चरण का मतदान आज चल रहा था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये दूसरे स्टेट बाहर के लोग, मेरे भाई पौरुष भाई, आप भी जानते हैं गहलोत साहब भी बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आए, तो हम ये कहें कि प्रदेश के लोगों का हक छीन लिया? वो तो बाहर ही हो गए फिर। स्वप्निल भाई, मुझे लग रहा है कि इसको जो है गलत तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है। उन्होंने गलत तरीके से बोल दिया है। तो वहां पे
मैं स्वप्निल भाई बोल लूं मैं बोल रहा हूँ कि एक तो वहां पे चुनी हुई सरकार होती थी, एक आपने चुनी हुई सरकार को हटा करके वहां पे गवर्नर बना दिया, तो गवर्नर तो स्थानीय नहीं होता ना, और वहां पे स्थानीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा अरे भाई, व्यक्ति था, आपने मुझे ये तो जम्मू बता कश्मीर दीजिए में स्थानीय कि जो गवर्नर को कितने बार सजेशन बनाए, देता कैसी था। बात कर रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, दूसरी कश्मीर बात, के लोग इन्हीं तय की करें कि पार्टी के- कश्मीर इन्हीं की भारत का पार्टी के अभिन्न अंग है गवर्नर या वहां नहीं बैठे है। हुए थे। लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में इन्हीं की कब पार्टी के गवर्नर गवर्नर वहां बैठे हुए थे, उन्होंने इंटरनल कितने बनाए? गंभीर आरोप लगाए थे कि मेरे पास फोन आते थे कि फलाने टेंडर को पास कर दो, ये कोई आपको तर्क इतना नहीं हुआ। करोड़ रुपए मिल जाएगा। स्वप्निल जी, चलिए, एक बार ध्यान छोटा सा देना, पॉइंट है। आप ही की विचारधारा से जुड़े हुए, आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने अरे भाई, राष्ट्रीय स्तर के नहीं नेता नहीं, पे दो आरोप सेकंड लगाए दो थे, सेकंड आपके दो पार्टी सेकंड के दो सेकंड सहयोगी गड़बड़ है गवर्नर गड़बड़ है। पौरुष भाई मेरी बात सुनिए, पौरुष भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपको अपना आइडिया फोर्स नहीं कर आपकी रहा हूँ। पार्टी के जो गवर्नर थे, नहीं, नहीं, और 2 आप ही मिनट। की जो पार्टी केंद्र के सरकार पे गवर्नर। अरे उन्होंने भाई, आरोप पार्टी लगाए के थे। गवर्नर हम क्या नहीं होते हैं? कह रहे हैं, गवर्नर आपकी एक बात बहुत संवैधानिक सही है। पद है भाई। ये मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा सिर्फ एक सवाल है। राष्ट्रपति की पौरुष भाई मेरी बात राष्ट्रपति की सुनिए, बेइज्जती है ये। पौरुष भाई, तो फिर आप गवर्नर के प्लीज। खिलाफ कार्रवाई नहीं कीजिए। नहीं नहीं, पद पे बैठने के बावजूद उन्होंने ये आप बात कैसे सिंसियरली कह दी? प्रेसिडेंट की इंसल्ट कर रहे हैं। आपको प्रेसिडेंट पर भरोसा नहीं है। नहीं, पौरुष भाई, भरोसे वाली बात है स्वप्निल नहीं, जी। आप उनकी फिर मैं इंसल्ट तो कर बोल रहे रहा हूं, हैं। फिर आप लोकतंत्र खत्म ही कर दीजिए नहीं, ना। पर मेरी एक फिर बात आप बताइए ना, ये लोकतंत्र खत्म ही दूसरे कर स्टेट दीजिए। के दूसरे स्टेट इस राज्य को क्यों चला रहे बताइए? हैं, क्यों इमरजेंसी पार्षद भी चुने जाते लगाएं हैं, क्यों या विधायक राष्ट्रपति चुने जाते हैं, शासन भी क्यों सांसद लगाएं चुने तो जाते हैं? सरकार सेंटर एक चलाती है। राष्ट्रपति का चुनाव करवा लीजिए देश में, पौरुष भाई, एक मेरी बात राज्यपाल सुनिए। का चुनाव करवा लीजिए, स्टेट में खत्म नहीं करिए। नहीं नहीं, पौरुष भाई, आप बात को गलत ले रहे हैं। पौरुष भाई मेरी बात सुनिए, अगर हम इमरजेंसी लगाएं या राष्ट्रपति शासन लगाएं तो गवर्नमेंट सेंटर चलाती है ना। ये दूसरे स्टेट राज्य चला रहे हैं, ये तो टेक्निकली गलत है, ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत है। नहीं, दूसरे ये राहुल गांधी बोल रहे हैं दूसरे स्टेट चला रहे हैं। निवासी हुआ ना। अरे तो क्या हो गया भाई, देश का हिस्सा है भाई। निवासी हुआ ना। अरे तो पर देश का तो हिस्सा है ना भाई। स्थानीय भावना, आप मुझे एक बार बता दीजिए कि हमने हमारे पास व्यवस्था ये भी हो सकती थी कि हम लोकतंत्र की बजाय नौकरशाही चुनते, आईएएस सरकार चलाते। हमने क्यों क्या बात चुनाव हुई? की व्याख्या करी? हमने क्यों नहीं, लोकतंत्र के नहीं, संविधान में जो लिखा है वैसे ही तो चलेंगे ना। विचार किया? मुझे स्वप्निल जी, बताइए, छोटा सा क्यों पॉइंट छोटे है। से स्तर पे हमने बाढ़ पंच बनाया? आप जानते हैं इसीलिए आपका बनाया ना रिएक्शन कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन पर तक बेस्ड स्थानीय नहीं। भावनाएं पौरुष भाई, आई एम वेरी पहुंचे, सॉरी, और उन आपका भावनाओं का रिएक्शन परिवहन का कॉन्स्टिट्यूशन काम पर जो है बेस्ड वो है ही स्थानीय नहीं। जनप्रतिनिधि करे। अब मैं वापस आगे बढ़ रहा हूं। एकलव्य सिंह, क्या बोलना चाह रहे हैं, सर क्या एक जोड़ना छोटा चाह सा रहे हैं? पॉइंट है हाँ, बस कि हाँ। अभी आपने एक बात कही थी कि चाहे वहां पे रिस्पॉन्सिबल सरकार बने या इररिस्पॉन्सिबल सरकार बने, ये जम्मू और कश्मीर के लोग तय करेंगे। करेंगे। ये ठीक है, हाँ। लेकिन जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे या नहीं रहे, ये सारे भारत के लोग मिलकर तय करेंगे। इस डिफरेंशिएशन को समझना बहुत जरूरी है स्वप्निल जी। नहीं कि- ये भारत ये के लोग बता- तय कर रहे हैं। भारत के एक लोग क्या लोग डिसाइड, राजनीति कॉन्स्टिट्यूशन के ने लिए बता है। दिया है, जम्मू कश्मीर इसमें तो में- कोई डिसीजन जम्मू की कश्मीर जरूरत ही नहीं में बची। मतदान तो ये क्यों- कराना। ये तो ये- डिसीजन की जरूरत ही नहीं बची। नहीं प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। पौरुष भारद्वाज, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। में शामिल किया था सुनिए ना, हमने। पौरुष भाई, भारत को अभिन्न नहीं, नहीं, भारत का अभिन्न नहीं, अंग कश्मीर को बताते ही कांग्रेस के प्रवक्ताओं को दिक्कत हो जाती ठीक है। है पौरुष भाई, नहीं नहीं, 2 सेकंड। पौरुष भाई, प्रॉब्लम क्या है आप समझिए, सुनिए तो सही। जम्मू कश्मीर अरे के लोगों पौरुष को भाई, निष्ठा बात पर सुनिए आप। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाह रहे हैं। अच्छा कभी ठीक बताइए है, मुझे ठीक है। आप। शैलेंद्र आप सिंह कौन गुर्जर, बात कहने वाले? शॉर्ट ये रिबटल, जम्मू कश्मीर उसके के बाद मैं लोगों रईस की अहमद के छूट पास क्या जाऊंगा। बात में रहने की नहीं है। कौन शैल- कहता है शैलेंद्र आपको सिंह इस बात गुर्जर को? जी। किसने अधिकार दिया आपको ये बात कहने का? शॉर्ट रिबटल, उसके बाद मैं रईस भाई के पास जाऊंगा। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? इनको आईएएस की सरकार चलाने का आप अधिकार तो मुझे किसने दिया बताओ है? ना, ठीक है। एकलव्य जी ये बात बताओ ना। भारत शैलेंद्र भाई, के कुछ लोगों की बोलना चाह रहे हैं भावना आप? जम्मू कश्मीर के लोगों की भावना से अलग कैसे है, ये तो बता दीजिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग शैलेंद्र भाई, भारत कुछ का जोड़ना विरोध चाह रहे हैं या करते ये नहीं? बात कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, ठीक है, ठीक है। रईस भाई मेरी बात सुनिए। वाह साहब वाह, अरे, हो सकती है। पौरुष भाई, फिर रुकिए। मतदान जब हुआ था, जब उनका 2 मिनट रुकिए, पाकिस्तान अब में रुक जाना, जाइए। भारत में जाना, ठीक ये है। तय हुआ कि जम्मू कश्मीर अरे में अब जन्म रुकिए हुआ ना था, पौरुष उसमें भाई, तय हुआ था ना। हमारी आपको मत सुनिए। knowledge कश्मीर नहीं से आई है। आवाज को विशेष सुनिए। तय कश्मीर के लगा सीनियर लीजिए, जर्नलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी रईस के अहमद मागरे जी, भारतीय जनता वो आपको पार्टी के बताएंगे। आप देखिए कि फैक्चुअली कितनी गलत बात बोल रहे हैं ये। मैं कह रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं। 2 मिनट रुकिए पौरुष भाई। रईस अहमद मागरे जी, ये कश्मीर की आवाज है, कश्मीर में पत्रकारिता करते हैं। आज मेरे रिक्वेस्ट पर हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी कुछ बातें बताएंगे, आप समझिए, उन बातों को भी समझिए। रईस साहब देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, ये बयान कहां से आता है? ये बयान आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है इस देश के लिए, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। उसके 3-4 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिसको देश पचा भी नहीं पा रहा। मैं विरोधियों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। अब होता क्या है, उन पॉइंट्स पर कोई क्लैरिटी कांग्रेस की तरफ से तो आती नहीं कि हम उसके साथ हैं या नहीं है। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो इनने जारी किया नहीं है, वो तो सरकार में आने के बाद होगा, लेकिन उससे पहले कोई कॉमन मैनिफेस्टो भी नहीं है। और उसके बाद ये बयान आता है। ये जो बयान है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे का स्टेप 2 है। आप समझिए इस बात को, देखने में तो यही दिखता है रईस भाई।
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे भी देखते हैं कि जो यहाँ की राजनीतिक पार्टीज, रीजनल पार्टीज है, वो भी इस बात को मानती है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। जब तक कि यहाँ पे अपने प्रतिनिधि नहीं होंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे, तो वो यहाँ के लोगों के मसाइल को अच्छे से समझेंगे। अब अगर जो IAS ऑफिसर्स है बाहर के, उनको यहाँ के बारे में उतना पता नहीं है, या वो यहाँ के लोगों की भावना को उस तरह से नहीं समझ सकते जिस तरह से यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो जितना समझ सकते हैं। तो यही वजह है कि जिस तरह से आज राहुल गांधी का ये बयान आया है, तो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस तरह की बातें, उनकी तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट हमने पहले देखे हैं कि वो कह रहे हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे चलाते हैं, लोगों के मसाइल में उससे इजाफा होता है, लोगों के मसाइल को वो समझ नहीं सकते। तो उनका यही मानना है कि ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ब्यूरोक्रेसी कभी भी डेमोक्रेसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने कहा राहुल का बयान गंभीर है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेप 2 है, और इसीलिए मैंने शुरुआत में एक पॉइंट कहा था, उसी के साथ मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा, कि राहुल क्या इस बात को समझ रहे हैं कि एक तो ये कश्मीरियत की जो फीलिंग है उसके अगेंस्ट है, और दूसरा ऐसी गलतियों की सजा सदियों को मिलती है। राहुल को इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।